हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के माध्यम से मैं उमा शंकर मिश्रा आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो में हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो राष्ट्रव्यापी पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी को जो पत्र लिखा गया था एनएसी के तरफ से, वो पत्र की कॉपी लेके मैं आया हूं और इसी के ऊपर कुछ मैं बातें आप लोगों के साथ में करूंगा। इस कॉपी की प्रतिलिपि यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। लास्ट में मौका मिलेगा मैं आपको यहाँ पे भी दिखा दूंगा, आप इसे भी बखूबी अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी मेरे हाथ में है ये, और मैं इसे आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। इसके जो विचार हैं आप लोगों को दिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं ये भी इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये एनएसी की तरफ से जो पत्र लिखा गया है, किन किन बातों को कवर किया गया है और ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो पेंशन की रकम है वो कब तक मिल पाएगी। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन की रकम है जिसमें वृद्धि नहीं हो सकी, वो क्यों नहीं हो सकी अभी तक। तो सारी के सारे खबर जो तो ईपीएस 95 पेंशनर से ही संबंधित है। एनएसी का ये पत्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था राष्ट्रव्यापी पेंशनर्स बचाओ अभियान के अंतर्गत, जो राष्ट्रव्यापी पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत एनएसी कार्य कर रही है, वो कार्य सराहनीय है। और साथ ही साथ एनएसी का पूर्ण सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है कि ईपीएस 95 पेंशनर की जो पेंशन है उसमें किस प्रकार से वृद्धि हो जाए। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस प्रकार से आप लोग प्यार और सपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं, मुझे ऐसा पूर्ण भरोसा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आती है। अगर आपको हमारी बात समझ में आती है और मेरे चैनल पे दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सब्सक्राइब रेट जो है वो काफ़ी गिर चुका है। आप लोग वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से ना ही वीडियो को शेयर कर रहे हैं। फिर भी हमारा काम है कि हम वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँ। आपका जो काम है तो आप कर ही रहे हैं, उसे देखना, साथ ही साथ लाइक करना, शेयर करना। लेकिन काम की वजह से आप लोग भूल जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें भूलें नहीं, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब इतना काम करते रहें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम यूं ही आप लोगों के सेवा में हाजिर रहें। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7/1/2022 को यह पत्र एनएसी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया था, जिस पत्र का जिक्र है कि प्रति जो है तो श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा महतहसील चिखली जिला बुरहान महाराष्ट्र से लिखा गया है और भेजा गया है। विषय क्या है, सबसे पहले विषय के बारे में चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों थोड़ा सा ये आपका बड़ा होने वाला है वीडियो, तो इसके लिए इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि जितनी भी बातें एक एक शब्द जो बोला जाएगा वो इससे बोला जाएगा पेपर से, और एक एक शब्द आपको सुनने योग्य है। अगर ईपीएस 95 पेंशन से आप ताल्लुकात रखते हैं, उससे थोड़ा सा भी अगर आपका जो तो लगाव है, स्नेह है, तो बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ एक एक शब्द इसका आपसे संबंधित है, ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित है। तो इसे आप बखूबी समझ लें, क्योंकि आगामी जो भी खबर होगी तो कभी इससे संबंधित हो सकती है, तो ये जानकारी आप तक होना चाहिए। नहीं तो मैं भी शॉर्ट में बता सकता था कि भाई एनएसी की तरफ से एक पत्र जो तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजा गया, लेकिन पत्र में किन किन बातों को कवर किया गया ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस चीज़ को देखते हैं और जानते हैं, समझते हैं। तो लिखा गया है विषय में कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के क्रमिक अनशन का आज, जो क्रमिक अनशन था, आज 1011वां दिन वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए न्याय प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उन्हें न्याय प्रदान किया जाए, इस प्रकार का प्रार्थना पत्र एनएसी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया। आगे क्या है, श्रद्धेय महोदय, सविनय सादर है कि देश के 67 लाख औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकार, निजी क्षेत्र के रिटायर्ड कर्मचारी यानी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स जिन्होंने अपनी सेवा काल में देश का नवनिर्माण में अपना खून पसीना बहाकर देश को समृद्ध बनाया, आज वही पेंशनर्स अत्यंत कम पेंशन मिलने के कारण अत्यंत दयनीय व मरणोत्तर अवस्था में जीवन जी रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लियर कट ये चीज़ें लिखी गई है। अवस्था में जीवन जी रहे हैं, साथ ही परिवार व समाज में अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। इन पीड़ित ईपीएस 95 पेंशनर्स में देश के सभी लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के पेंशनर्स का समावेश है। अब जो क्या क्या बातें हैं, इन बातों पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे हम।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जो EPS 95 पेंशन है 16 नवंबर 1995 से लागू की गई। एम्प्लॉई पेंशन फैमिली स्कीम 1971 बंद कर दी गई थी। 1971 में बंद करने के उसी समय EPS 95 पेंशन योजना से संबंधित किए गए थे। किसी भी प्रकार की अन्य योजना पेंशन योजना का पर्याय न देते हुए सभी सदस्यों को इस नई योजना यानी कि EPS 95 पेंशन योजना से सम्मिलित होने के लिए मजबूर किया गया था। उसी वक्त 1971 के पूर्व कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया व उन्हें उनकी इच्छा पर निर्भर रखा। इस पुरानी योजना में कर्मचारी का काटा गया पैसा जिसका आज का मूल्य लाखों में है, यह EPS 95 योजना में जमा हो गया। ठीक है, यह बात आपके समझ में आ गई कि 1971 में जो कुछ कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया था लेकिन उनका पेंशन जो तो काटा गया, जिसकी वैल्यू आज के डेट में करीब लाखों रुपए में है। इस बात को यहाँ पे दिखाया गया है, दर्शाया गया है। इसके बाद कर्मचारी ने उसी पूरी सेवा के दौरान सरकारी नियमानुसार 417, 541, 1250 रुपये प्रति महीना पेंशन फंड में जमा करवाए। वह इन वृद्ध पेंशनर्स को औसतन पेंशन दी जाती है, वह मात्र 1170 रुपये है, जो औसत पेंशन अभी मिल रही है जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं उन्हें। यह राशि इतनी कम है कि इसमें पति पत्नी का जीवन यापन तो दूर, इस वृद्धावस्था में इस राशि से औषधि उपचार का खर्चा भी पूरा नहीं किया जा सकता है। यह बिल्कुल सत्य है। इस EPS 95 योजना अंतर्गत जो यह अल्प पेंशन राशि तय की जाती है वह पेंशन आजीवन कायम रहती है। जीवन की वापसी का प्रावधान भी सन 2008 से एक तरफा ही समाप्त कर दिया गया। दिनांक 7/1/1996 को देश के लगभग सभी समाचार पत्रों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने आधिकारिक तौर पर विज्ञापन देकर प्रचारित व प्रसारित किया कि यह EPS 95 योजना सरकारी पेंशन योजना से 10% से भी अधिक लाभदायक रहेगी। जो EPS 95 पेंशन योजना है उसने 1996 में इस चीज़ का प्रचार प्रसार किया था कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं उससे भी 10% तक अधिक जो इसके जो तो सदस्यता लेंगे, जो सदस्य बनेंगे उनके लिए लाभदायी होगा। नई पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति पेंशन संबंधी लाभ सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक है। सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन पर महंगाई भत्ता वृद्धि प्राप्त करते हैं। नई पेंशन योजना के अंतर्गत इसका मूल्यांकन 3 वर्ष अथवा इससे पूर्व किए जाने का प्रावधान है। सरकार इस मूल्यांकन को वार्षिक रूप से किए जाने पर सहमति हो गई है। इस योजना में पूंजी की वापसी का भी प्रावधान है इत्यादि। यानी कि यहाँ पे साफ और स्पष्ट दिखाया जा रहा है कि 7/1/1996 को जो EPFO ने प्रचार प्रसार किया था उसमें इस बात को भी किया था कि इस योजना में पूंजी की वापसी का भी प्रावधान है। ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। आगे क्या है, इसी सब पर विज्ञापन से प्रभावित होकर उस समय कर्मचारियों का इस योजना की सदस्यता की जबरदस्ती लागू करने का विरोध कम होता गया, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य निर्वाह निधि जमा करने वालों के लिए बहुत लुभावना प्रस्ताव उस वक्त केंद्र सरकार ने दिया था। लेकिन इसके बाद 2008 में पूंजी की वापसी RCO और सन 2014 में वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का प्रावधान भी एक तरफा इस योजना से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 2014 में उच्च पेंशन की योजना को समाप्त कर दिया गया था। यह चीज़ आप लोग जान लें क्योंकि ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सन 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आपने कम से कम पेंशन की राशि 1000 रुपये करने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही सन 2014 में ही योजना के नियमों में बदलाव कर पेंशन राशि की गणना जो पिछले 12 महीने के औसत वेतन पर निर्धारित की जाती थी उसे 60 महीने कर दिया गया, जिससे पेंशन की राशि कम हो गई। पहले 12 महीने में जो गणना होती थी तो जो औसत वेतन होती थी, औसत वेतन 12 महीने से ही आपकी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती थी, उसे 12 महीने से हटा के 60 महीने कर दिया गया। तो जहाँ पे जाहिर है कि 60 महीने पहले किसी भी कर्मचारी का पेंशन सैलरी कम ही आता रहा होगा, 60 महीने बाद उसका ज़्यादा, तो वहाँ से एक औसत वेतन को निकाला जाएगा। इसके बाद उस पैसे के हिसाब से आपका जो है तो पेंशन की रकम बनेगी। लेकिन जो 12 महीने से पहले होता था कि 12 महीने आपने नौकरी किया, 12वें महीने में क्या आपका वेतन था और आज क्या आपका वेतन है, तो इसमें एक रेशियो निकाल लेते थे। जो औसत आता था उसी औसत के आधार पर आपको पेंशन की रकम मिलने लगती थी। लेकिन अब 60 महीने कर दिया गया, जिससे आपका वेतन जो है वह कम हो जाएगा, तो आपकी पेंशन भी कम आना स्टार्ट हो जाएगी।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये 1 नंबर पेज खत्म हो गया, अब दूसरा नंबर पेज शुरू हो गया। दूसरा नंबर भी पेज मैं आपको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे संगठन NAC से पीड़ित EPS 95 पेंशनर्स की आवाज़ को सरकार तक पहुँचाकर हम पेंशनर्स की उचित मांगों को मंजूर करवाने और देश भर में पिछले 5 वर्षों से तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, दिल्ली तक विविध प्रकार के कई आंदोलन किए हैं। इस बात को भी इसमें लिखा गया है। और साथ ही साथ लिखे हैं कि माननीय श्रम मंत्री जी की सलाह पर व सभ्यता पर विश्वास रखकर देश के सभी आंदोलन वापस ले लिए। सिर्फ NAC के मुख्यालय बुढ़ार महाराष्ट्र में दिनांक 24/12/2018 से क्रमिक अनशन अखंडित शुरू है। आज दिनांक 7/1/2022 को अनशन का 1011वां दिन है। उसके आगे लिखे हैं सौभाग्य से दिनांक 4/3/2020 को व दिनांक 5/8/2021 को माननीय श्री हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय आपके साथ NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और NAC प्रतिनिधि मंडल की बैठक संपन्न हुई। यानी 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात NAC के माननीय कमांडर जो है माननीय अशोक रावत जी वो मुलाकात कर चुके हैं। डेट है कि 4/3/2020 को, दूसरा डेट है 5/8/2021 को। 2 बार जो तो NAC के कमांडर माननीय अशोक रावत जी माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर चुके हैं। साथ में किसके अगुवाई में, जो मथुरा के सांसद माननीय हेमा मालिनी जी हैं उनके अगुवाई में। आपने स्वयं हमारे संगठन के प्रतिनिधियों की समस्या बड़ी ध्यान से सुनने के बाद संबंधित मंत्री महोदय को आदेश भी दिए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबंधित जो अधिकारी है जो संबंधित मंत्री हैं उनको आदेश भी दिया गया था कि जो EPS 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक जो तो उस पर अमल नहीं किया गया है। अभी तक EPS 95 पेंशनरों की पेंशन में वृद्धि नहीं हुई है। अब पेंशनर्स की मांगों को शीघ्र मंजूर करवाने हो तो EPS 95 पेंशनर्स की गंभीर समस्या पेंशनर्स में व्यापक रोष, बढ़ती हुई मृत्यु दर को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय आप तक, सरकार तक पेंशन धारकों की करुणा भरी पुकार पहुंचाकर मांगों को मंजूर करवाने हेतु EPS 95 पेंशनर्स बचाओ राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया गया है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। माननीय महोदय सम्मानपूर्वक पेंशन वृद्धि हेतु पहले 2008-2009 में एक्सपर्ट कमेटी, 2013 में माननीय भगत सिंह जी कोश्यारी की अध्यक्षता में कोश्यारी कमेटी, फिर 2018 में हाई एम्प्लॉयमेंट कमेटी और फिर लेबर पर संसदीय समिति की समीक्षा बैठक भी की गई है, ठीक है। अब इसके बाद मिनिमम पेंशन के विषय में EPFO द्वारा कहा जाता है कि सेल्फ फंड स्कीम है, लेकिन सत्य यह है कि सरकार का अंशदान 1971 की पुरानी स्कीम यानी कि 1.16% था, जो आज भी 1.16% ही है। कोश्यारी समिति ने इसे बढ़ाकर 8.33% की सिफारिश की थी। EPFO की ओर से यह भी कहा गया था कि पेंशन वृद्धि बजट सपोर्ट के बिना संभव नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है कि EPFO के पेंशन फंड से ही 7,500 प्लस DA मासिक पेंशन संभव है, जिसके टेबल इस पत्र के साथ जोड़े जा रहे हैं। और टेबल भी है इस पत्र के साथ में, टेबल दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, टेबल मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं इसकी जो मेन बातें हैं, जो मेन बातों को कवर किया गया है। जो ये पत्र जो भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को यह पत्र लिखा गया, सोच सकते हैं किस लेवल में पत्र लिखा गया होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा जा रहा है, जो पूरे देश के संचालन करते हैं। प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या चीज़ होते हैं, उनकी पावर क्या चीज़ होती है, आप सबको मालूम है जितने भी EPS 95 पेंशनर्स हैं। तो यह पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है, ये सोचने वाली विषय है। तो भाई उनको यह पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र में किन किन बातों को रखा गया है, महत्वपूर्ण किन किन बातों को रखा गया है, वो बातें जान लेना अति आवश्यक है, ठीक है। अब आगे क्या है मैं वो चीज़ समझाता हूँ आपको कि वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन के संबंध में सादर है कि EPS 95 पेंशन स्कीम में प्रावधान होने के बाद भी उच्च पेंशन नहीं दी जाती है। मजबूरी में पेंशनर्स न्यायालयों में जाते हैं, जीवित रहे वह EPFO की ओर से विरोध श्रृंखला जारी है। EPFO की तरफ से ही विरोध श्रृंखला जारी है, EPFO की तरफ से ही विरोध किया जा रहा जारी है। अंत में दिनांक 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय
यहाँ पे देखिएगा, आप लोग बोलते हैं कि न्यायालय की तरफ से भी फैसला नहीं हुआ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 4/10/2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने EPS 95 पेंशनर के पक्ष में आदेश दिया। इसी आदेश के अनुसार सभी शासकीय औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने दिनांक 23/3/2017 को परिपत्र भी जारी कर दिया, जिसकी घोषणा श्रम मंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि संसद में की गई। लेकिन इसके बाद EPFO ने दिनांक 31/5/2017 को एक इंटरमिम एडवाइजरी जारी कर उच्च पेंशन पत्र को पर रोक लगा दी। वह अब EPFO ने स्वयं के पत्र दिनांक 23/3/2017 के परिपत्र को अभियांश में रखा है। इसी की वजह से जो EPS 95 पेंशनों की पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। मेन बात यह है, ये चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो यही पत्र में मेन चीज़ें थी जो इस पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के पत्र में जो तो सबको रखा गया है, जोड़ा गया है। तो ये पत्र एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पत्र जिसे लिखा गया है वो कोई आम आदमी नहीं है कि आप जो तो किसी को भी ये पत्र लिख सकते हैं। ये पत्र भारत के प्रधानमंत्री जो देश विदेश दौरा करना जाते हैं तब उनका देखिए, तो ये भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको ये पत्र लिखा गया है। तो किस लेवल में लिखा गया होगा और क्या विचारधाराएँ होंगी, क्या सोच होगी। तो मैं सशक्त नमन करता हूं जो NSC के कमांडर माननीय अशोक रावत जी हैं, उन्होंने इस पत्र को बहुत ही बखूबी और EPS 95 पेंशनरों के पक्ष को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है यहाँ पे कि आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पत्र लिखा गया है। अभी प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं आया है। इस पत्र का जैसे ही जवाब आएगा वो जवाब भी मैं आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा। तो दोस्तों आज का खबर बस इतना ही था। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। लेकिन आप लोग ये कमेंट कर बताना ना भूलें कि आपको ये पत्र में कैसा लगा ये पत्र और कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। इस बात को भी आप लोग बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का क्या राय है, क्या विचार है, इसे भी आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।